बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए जो मालिक है सारे जहान वालों का, बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है, मालिक है रोज़ जज़ा का। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। हमको सीधा रास्ता चला रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उनका जिन पर तेरा ग़ज़ब हुआ और ना बहके हुए को। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। I welcome all of you in the online class of electromagnetic field theory and आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 27 होगा। मुबीन भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुबीन भाई वेलकम आज के सेशन के लिए आपको। और सेशन को हम कंडक्ट करते हैं। कोई सवाल मुबीन भाई आपकी तरफ से अगर हो तो पूछ लीजिए। यस सर, कोई सवाल अगर है तो पूछ लीजिए। कोई सवाल है लेक्चर के हवाले से, कुछ क्वेश्चन वगैरह? नो सर। ठीक है जी, तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। एज़ यूजुअल हमारा जो सेशन एक सुबह 10 बजे होता है वो थोड़ा बस लेट हो जाता है, और एक हम मगरिब के बाद कंडक्ट इंशाल्लाह करेंगे आज मज़ीद। लास्ट हमने एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर की थी और वो 5 एप्लीकेशंस हमने डिस्कस की थी। तो एप्लीकेशंस अगर साथ साथ डिस्कस हों तो उसको सीखने में भी मज़ा आता है कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो कहीं पे इम्प्लीमेंट भी बाकायदा होती है। तो ये रीज़न है कि एप्लीकेशन भी मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत गाइड कर रहा हूँ उसके हवाले से। तो हम आगे चलते हैं और आज चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 10 का नाम है जी टाइम वेरिंग फील्ड्स एंड मैक्सवेल इक्वेशंस। टाइम वेरिंग फील्ड्स एंड मैक्सवेल इक्वेशन। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ जो कि नहीं हुई थी। मोइन भाई बता दिया करें भाई स्क्रीन शेयर करने के हवाले यस से। यस यस। मैक्सवेल इक्वेशन एंड टाइम वेरिंग फील्ड के ऊपर ये लेक्चर ऑलरेडी मैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर चुका हूँ, और यस सर। आज चैप्टर 10 को हम स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 10 का नाम जिस तरह टाइम वेरिंग फील्ड्स हैं, तो मुबिन भाई आप बताएं कि टाइम वेरिंग फील्ड और टाइम इनवेरिएंट फील्ड में फ़र्क क्या होता है? अंदाज़ा बताएं, अंदाज़ा। सर टाइम वेरिंग सर मतलब यही कि टाइम को सर कंप्लीट करना, मतलब उसी मतलब जो टाइम मिला हुआ है आपको उसके अंदर सर, शायद सर कंफर्म नहीं। सही, थोड़ा थोड़ा और सोचें। एक तो टाइम वेरिंग हो गई, टाइम इनवेरिएंट फील्ड कौन सी होगी? इसका मतलब जैसे चैप्टर 10 में टाइम वेरिंग फील्ड शुरू हो रही हैं, तो इसका मतलब जो अब तक पढ़ी है 9 तक वो सारी की सारी टाइम इनवेरिएंट फील्ड है। ऐसी बात है। सर आवाज से बोलिएगा सर एक मिनट दोबारा। मैं ये कह रहा था कि चैप्टर 10 से टाइम वेरिंग फील्ड्स शुरू हो रही हैं, तो जो यस चैप्टर सर। 1 से लेके 9 तक पढ़ी हैं तो इसका मतलब वो सारी टाइम इनवेरिएंट फील्ड होंगी। और अब यहाँ से टाइम वेरिंग फील्ड शुरू हो रही हैं। तो इस तरह आपने एक ठीक है सर। जवाब दिया टाइम वेरिंग फील्ड्स के ऊपर। तो अब तक जो 9 चैप्टर हमने पढ़े हैं टाइम यस सर। इनवेरिएंट फील्ड, तो आपके मुताबिक, आपके हिसाब से अंदाजन टाइम वेरिंग फील्ड क्या होंगी? टाइम सॉरी इनवेरिंग फील्ड क्या होगी? ये तो वेरिंग फील्ड हो गई ना, जो वेरी कर सर रही है टाइम टाइम के वेरिंग ये साथ। होगी सर कि सर के टाइम से ओवर हम मतलब कर रहे हैं शायद, हम्म, टाइम के अंदर नहीं कर रहे हम। जी। अच्छा, ये टाइम इनवेरिएंट बता रहे हैं आप? यस सर। सही। तो मुबीन भाई अब इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। देखिए, ये जो वो होती हैं ना टाइम इनवेरिएंट फील्ड, इसका मतलब ये होता है कि ये टाइम के मुताबिक अपने आप को तब्दील नहीं कर रही। ठीक है, टाइम के मुताबिक अपने आप को चेंज नहीं कर रही, तब्दील नहीं कर रही। तो ऐसी फील्ड्स को टाइम इनवेरिंग फील्ड कहा जाता है।
और वो फील्ड जो टाइम के मुताबिक अपने आप को तब्दील कर रही होती हैं, ऐसी फील्ड्स को टाइम वेरिंग फील्ड्स कहा जाता है। ठीक है। ठीक है सर। तो जनाब यहाँ तक हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर 10 को, और इसमें डिस्कस करेंगे कि टाइम वेरिंग फील्ड्स क्या होंगी। तो टाइम वेरिंग फील्ड जो होती है, इनका कॉन्सेप्ट भी हमें मैक्सवेल से मिला। फैराडे ने भी इसके ऊपर काम किया, लेंजेस ने भी इस पे काम किया, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया था और ये हम तक पहुंची है। इसकी पूरी हिस्ट्री है जो मैंने छोटे लेवल पे मेंशन की है, लिखी है, बताई है आप लोगों को ना। तो हम उससे शुरू करते हैं। तो जैसे आप देख रहे होंगे, टाइम वेरिंग फील्ड्स एंड मैक्सवेल्स इक्वेशन। टाइम वेरिंग फील्ड का ताल्लुक मैक्सवेल की इक्वेशन से इसलिए है क्योंकि मैक्सवेल ने कॉन्सेप्ट दिया था कि कुछ फील्ड्स इस तरह की होती हैं जिसमें जो टाइम पे डिपेंडेंट होती हैं, और कुछ ऐसी फील्ड्स होती हैं जो टाइम के मुताबिक अपने आप को तब्दील करती हैं और कुछ नहीं करती हैं। ठीक है। तो इसमें स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक्स से कुछ चीज़ें शुरू करते हैं। इन 1820 1820 18वीं सदी की बात है ये। प्रोफेसर हिंस क्रिस्टेड और रिस्टेड, कल रात को भी इनका हमने नाम इंट्रोडक्शन पढ़ा था, और 1820 में इन्होंने बहुत कॉन्सेप्ट दिए थे, और मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट भी हिंस क्रिस्टन और रिस्टेड ने हमें दिया था। इंट्रोड्यूस कंपास नीडल डिफ्लेक्शन, इन्होंने कंपास नीडल डिफ्लेक्शन प्रोवाइड किया। आपने कंपास देखा है कभी मोमिन भाई? कंपास क्या होता है? यस सर, यस सर, यस सर। हम कंपास को किस लिए इस्तेमाल करते हैं? सर कोई फिगर हम बना रहे होते हैं सर, कंपास के लिए उसके जरिए भी बना सकते हैं हम कोई फिगर, सर ड्राइंग पे हम उसको बना रहे होते हैं। जी। मतलब सर उसके जो डी होता है ना, डी सर, डी के ऊपर भी रख के बनाते हैं सर फिगर, उसकी डी मेजरमेंट करते हैं सर कंपास से सर। कंपास से वो वाला कंपास नहीं भाई, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? और सर ये वाला, अच्छा सर जी। ये भी देखा है सर। तो भाई मैं इस कंपास की बात कर रहा हूँ, वो प्रकार कहते हैं कंपास, यस मतलब उसे हम उर्दू मीडियम वाले लोग हैं ना, सर, तो यस सर, हम प्रकार बोलते थे उसे। तो भाई वो वाले कंपास की बात नहीं हो रही, कंपास ये वाले की बात हो रही है। तो ये वाला जो कंपास यस होता सर। है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं और फिर डिस्कस करते हैं। अ कंपास इज एन मोबाइल में भी इंस्ट्रूमेंट। होता है सर। मोबाइल में होता है। मोबाइल में हम इसे किस लिए इस्तेमाल करते हैं? सर डायरेक्शन देखने के लिए, मतलब? नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है, ईस्ट जी। है। अक्सर व बेशतर जिस तरह हमें अगर नमाज़ पढ़नी होती है, तो हमें सिमत का तयन करना होता है कि हम किस जानिब करके नमाज़ पढ़ते हैं। कुछ पता है आपको, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में? यस सर। हम नमाज किस तरफ पढ़ते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में से? सर दरमियान में पढ़ते हैं, नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान में होती है। नॉर्थ और वेस्ट तकरीबन, हाँ वेस्ट और उसके दरमियान है। तो वो नोटेशन के हिसाब से है, और आप सही कह रहे हैं। तो हम उस सिमत का तयन करने के लिए कंपास की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपके मोबाइल में कंपास सेंसर टाइप की चीज़ें होती हैं, डायरेक्शन सेंसर, जो आपको वो डायरेक्शन बता देती है। बहुत सारी जगहों पर कभी अगर आप चले गए और आपको सिर्फ डायरेक्शन का तयन नहीं हुआ, तो आप सही तरह से डायरेक्शन फॉलो नहीं कर पाएंगे, और उसके नतीजे में होगा ये कि आप जो है भटक जाएंगे। और उस डायरेक्शन से आपको फ़ायदा ये होगा कि कंपास आपको प्रॉपर तरीके से डायरेक्शन बताएगा कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, या इनके दरमियान की जो डायरेक्शन है वहाँ से आप जा सकते हैं, और आपको मुकम्मल तरीके से मिल जाएगा। तो कंपास जिस प्रिंसिपल्स पे काम करता है, वो नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक फील्ड है। अर्थ भी एक मैग्नेट है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ फ्लो करती है। ठीक है। तो हम कंपास के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर नेविगेशन एंड ओरिएंटेशन दैट शोज डायरेक्शन। ये नेविगेशन में इस्तेमाल होता है और ओरिएंटेशन में इस्तेमाल होता है, जो कि बताता है, दिखाता है डायरेक्शन रिलेटिव टू द जियोग्राफिक कार्डिनल डायरेक्शंस, यानी इन बिटवीन डायरेक्शंस। यूजुअली द डायग्राम called a compass rose shows the direction of north south east and the compass face the abbreviated initials। तो ये चीज़ बताई गई। और कंपास जो होते हैं ये अलग अलग किस्म के होते हैं, जिसको मैं आपको दिखाऊं तो ये भी कंपास की सूरतें हैं बहुत सारी।
और आपको समंदर में और समंदर के साथ साथ अगर आप कुर्रेयर्स के ऊपर कहीं चल रहे हैं और आप डायरेक्शन भटक जाते हैं तो इस डायरेक्शन में आपको ये नीडल डिफ्लेक्शन आपको रास्ता सही बताती है कि नॉर्थ किस जानिब है और साउथ किस जानिब है। उस तरीके से अपने मंजिल पे आप आसानी से पहुंच जाते हैं। तो कंपास नीडल डिफ्लेक्शन का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो भी हिंस, क्रिस्टन और रिस्टर्ड नहीं दिया था, वो भी 1820 में। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हिंस, क्रिस्टन और रिस्टर्ड ने जो प्रोवाइड की हमें और बताया। समझ रहे हैं इस बात को? यस सर। अच्छा जी, तो ही इंट्रोड्यूस कंपास नीडल डिफ्लेक्शन बाय on electric current, the Michael Faraday, a British scientist, proved that a magnetic field produce a current. एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है जिसका नाम बताया गया कि माइकल फेरेडे है था। उन्होंने ये बताया था कॉन्सेप्ट कि मैग्नेटिक फील्ड का करंट से ताल्लुक क्या होता है और किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड करंट पैदा कर सकती है। लेकिन प्रॉपर तरीके से अगर इसे कहा जाए कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड करंट कैसे पैदा कर सकती है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि फैराडे ने जो हमारे एक्सपेरिमेंट किए थे, फैराडे ने उन एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में जो चीज़ें हमें हासिल हुई उनमें हमने ये ऑब्जर्व किया कि अगर हम टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड करते हैं तो उसके नतीजे में हमें इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट मिलता है, इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट। तो यानी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के नतीजे में करंट हमें मिलता है। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है कि मैग्नेटिक फील्ड करंट पैदा कर सकती है, लेकिन इसके पीछे पूरा एक्सपेरिमेंट है कि हम मैग्नेट्स के दरमियान एक कॉइल को रखते हैं और उस कॉइल की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तब्दील करते हैं तो उस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट हमें फैराडे ने दिया था। करंट जो इंड्यूस होता है वो हम कहते हैं करंट पैदा हो रहा है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के नतीजे में। ये कॉन्सेप्ट दिया था हमें माइकल फैराडे ने। तो माइकल फैराडे ने हमें ये बताया कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के नतीजे में जो कॉइल में चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसके नतीजे में उसी कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाता है। और वो करंट जो इंड्यूस हो जाता है तो ये प्रिंसिपल है माइकल फैराडे ने जो हमें एक्सप्लेन किया कि मैग्नेटिक फील्ड के नतीजे में करंट को पैदा किया जा सकता है। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक इन कॉन्सेप्ट्स में कोई सवाल हो अगर आप लोगों का तो काइंडली पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा इसके हवाले से आपको। सर सब चीज़ें समझ आ गई हैं तो हम आगे चलते हैं। सर ये जो अभी माइकल इसका बताया था आपने, जी जी, माइकल फैराडे का मैंने प्रिंसिपल उसूल बताया था आपको। तो सही इससे मैग्नेटिक क्या मतलब कैसे करंट होता है? मैं रिपीट कर देता हूँ। देखें, असल में होता ये है, नॉर्थ और साउथ पोल मैग्नेट के होते हैं ना। एक जगह नॉर्थ पोल रखा है, एक जगह साउथ पोल रखा है मैग्नेट का ना, समझ रहे हैं मुबीन भाई? तो यस सर। उसके दरमियान हमने एक कॉइल ऑफ टर्न रख दिया। ठीक है, कॉइल ऑफ टर्न रख दिया, यानी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ मूव कर रही है और उसके दरमियान एक कॉइल ऑफ वायर रख दिया। अब कॉइल ऑफ वायर के अंदर हमने एक एम मीटर रख दिया। एम मीटर, क्योंकि करंट आएगा कॉइल में तो एम मीटर बताएगा हमें कि नीडल डिफ्लेक्शन होगी उसकी कि जी जो यस सर। करंट है वो कॉइल में पैदा हो रहा है। अब हम करते ये हैं कि वो जो कॉइल है ना उसको हाथ से मैग्नेटिक फील्ड में आगे पीछे करते हैं, घुमाते हैं। ठीक है, तो हम करते ये हैं, कॉन्सेप्ट को इमेजिन करने की कोशिश करें। जब हम मैग्नेट के इन बिटवीन कॉइल को रखकर घुमा रहे होते हैं और उस कॉइल के अंदर एम मीटर लगा हुआ होता है, छोटा सा एम मीटर कोई होता है, और कॉइल को हम घुमा रहे होते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल एक दूसरे को कट करते हैं। कट करते हैं यानी फ्लक्स को कट करता है, फ्लक्स चेंज होता है, उसके नतीजे में कॉइल के अंदर करंट पैदा हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट हमें दिया था माइकल फैराडे ने। ठीक है, और इसका सिंपल तरीके से समझने का एक ये भी एस्पेक्ट है कि अगर हम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अपने कॉइल
को देखें तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के नतीजे में कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस हो जाता है, और वो इंड्यूस करंट होता है। ठीक है, इंड्यूस करंट क्यों कहते हैं? क्योंकि हम कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में तब्दील कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड के असर से पैदा होने वाले उस करंट को इंड्यूस करंट कहा जाता है। और ये कॉन्सेप्ट था जो माइकल फेराडे ने बताया था। यही कॉन्सेप्ट आगे चला ट्रांसफार्मर में, मोटर में और जनरेटर में भी। ये पूरी डिटेल हिस्ट्री है जो सेकेंड ईयर में भी पढ़ाई जाती है। और इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ लिया है आप लोगों ने? सर नहीं सर, इसके बाद पढ़ूंगा सर। मैं पढ़ी है हमारे बैच में सर, हमारा ईएमएफ की थोड़ा रुक गया था, तो इसलिए ईएमएफ की अब उठाया, तो अगले सेमेस्टर में पढ़ूंगा सर इलेक्ट्रिकल मशीन। अच्छा अच्छा, तो इलेक्ट्रिकल मशीन में ही पढ़ाया जाता है कि किस तरीके से टाइम वेरिंग या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अपना इम्पैक्ट रखती है, और उसके नतीजे में करंट कैसे पैदा होता है। उस करंट के नतीजे में हमारी जो डिवाइसेस हैं, चाहे वो ट्रांसफार्मर है, मोटर है या जनरेटर है, वो किस तरीके से काम करती हैं। ठीक है, तो इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो फैराडे ने प्रोवाइड किया था, और यही फैराडे के कॉन्सेप्ट्स और बेसिक्स को आगे चलाकर ट्रांसफार्मर इंट्रोड्यूस हुआ, ट्रांसफार्मर को बनाया गया। फैराडे ने ट्रांसफार्मर नहीं बनाया था, लेकिन उसके लिए जो बेसिक थ्योरी और जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे वो फैराडे ने प्रोवाइड किए थे, और उसके प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हुए ही ट्रांसफार्मर को बनाया गया था। ठीक है जनाब, तो यहाँ तक कोई सवाल ठीक है है सर। मजीद अगर आपका मुबीन भाई, तो पूछ लीजिए। हाँ सर। तो हम आगे चलते हैं इसमें, और इसमें चीज़ें डिस्कस करते हैं कि मज़ीद क्या चीज़ें हैं। तो हम बात कर रहे थे, मैंने ये बताया कि प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक करंट, के मैग्नेटिक फील्ड, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड कैन स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट प्रोड्यूस एनी करंट फ्लो। स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड कोई करंट पैदा नहीं कर सकती। समझ रहे हैं इस बात को? स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड वो होती है जो डीसी करंट से पैदा होती है। मैंने शुरू में बताया था, 9 चैप्टर का नाम था मेरे ख्याल में, ये शायद 8 चैप्टर का टाइटल था, द स्टडी मैग्नेटिक फील्ड। याद है? 8 चैप्टर या शायद 8 चैप्टर का ही नाम था, द स्टडी मैग्नेटिक यस सर। फील्ड। स्टडी मैग्नेटिक फील्ड या स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड एक ही चीज़ होती है, और स्टडी मैग्नेटिक फील्ड या स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती हैं डीसी करंट के नतीजे में। मिसाल के तौर पे एक कंडक्टर है, वायर, उसमें से करंट को फ्लो करवा रहे हैं आप, और उससे उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा हो रही है। ये कॉन्सेप्ट तो बच्चे को भी पता होगा, किसी छोटे से बच्चे को भी, कि अगर आप करंट फ्लो करवा रहे हैं किसी कंडक्टर से तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। लेकिन अहम चीज़ ये है कि वो करंट कौन सा है। अब करंट कौन सा मतलब, करंट एसी है या डीसी है? देखें, करंट कोई सा भी हो, कंडक्टर से फ्लो करने के नतीजे में उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। ये लाजमी बात है। कंडक्टर कोई सा भी हो, जब उसके अंदर से करंट फ्लो होता है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। समझ रहे हैं इस बात को मुबीन भाई? यस सर। अगली बात इसमें यह है कि जो डीसी करंट आप कंडक्टर से फ्लो करते हैं तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है वो स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड होती है, स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड होती है। क्लियर है ये बात? और यस सर। अगर एक कंडक्टर में से डीसी करंट फ्लो होता है तो उससे जो इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है वो मैग्नेटिक फील्ड स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड होती है, और स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड भी उसका एक नाम है। ठीक है, जो डीसी करंट के नतीजे में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है उसका ये नाम होता है। अब अगर एक सर सॉरी कंडक्टर, फॉर जी सर जी सॉरी फॉर इंटरप्ट। सर जी आपने अभी ये डीसी बोला सर, इससे एक बात याद आ गई सर, जो कल आपने डोरबेल वाला बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर उससे पैदा होती है सर, जी 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 एसी जी होता है सर, वो डीसी भी तो हो सकता है ना सर? डीसी भी हो सकता है बिल्कुल, ये ठीक है सर। लेकिन डीसी असल में अप्लायंसेस हमारे लिए ना, हमारे घर में जो सप्लाई आ रही है, हम जिसे इस्तेमाल कर रहे हैं वो परमानेंट एसी है, तो डोर बेल भी तो एसी लगेगी ना भाई। यस सर। अब आप कहाँ रहते हैं? आप कराची में रहते हैं या कहीं इंटीरियर में रहते यस हैं? सर।
सर सक्खर रहता हूँ सर, कराची में सक्खर भी दोनों। सक्खर में रहते हैं। अब देखें लाइट जाती है वहाँ पे? सर एक्सप्रेस फीडर है सर हमारा, मतलब मतलब लाइट नहीं जाती सर। लाइट क्यों नहीं जाती? सर क्योंकि सर कायम हिशा है ना सीएम, जो ओल्ड सीएम थे, जी जी तो जी जी। उनके मोहल्ले में है, तो मतलब उनका घर हमारा घर आमने सामने। अच्छा अच्छा, इसलिए लाइट नहीं जाती। सर पूरा वो मतलब उन्होंने जो फीडर होता है ना सर जैसे, तो हम्म। उन्होंने एक्सप्रेस किया हुआ है फिर 24 घंटे लाइट। अच्छा तो कभी कभी चली जाती है सर, मतलब महीने में एक दफा, जैसे ग्रिड साफ हो रहा सर, उस दिन हो रहा था ग्रिड साफ तो चली गई थी। अच्छा अच्छा, तो ये तो फिर आपके मजे है ना भाई। यस सर, बिल भी तो आता है सर फिर। सही बात है। बिल भी तो आता होगा, सही बात है, क्या बात है। तो अब हम इस तरह लेते हैं जिस तरह भाई हम या बहुत सारे लोग जो रहते हैं उनके घर लाइट जाती है ना, जब लाइट जाती है तो वो इस्तेमाल करते हैं डीसी के अप्लाइंसेस को। डीसी की लाइट हो गई, पंखे हो गए डीसी के, तो वो अप्लाइंसेस इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन डीसी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है हमारा ना, एसी परमानेंट सोल्यूशन है। क्योंकि हमारे घर में या बहुत सारे जितने भी अप्लाइंसेस हैं सबके घरों में वो एसी ऑपरेटेड है, वो डीसी ऑपरेटेड नहीं है। क्योंकि हमारे घर में जो परमानेंट सप्लाई आती है वो सिर्फ और सिर्फ एसी होती है। कभी आपने देखा है घरों में डीसी सॉकेट लगा हुआ हो? ऐसा बिल्कुल भी हाँ नहीं सर। होता। क्योंकि एसी परमानेंट सोल्यूशन है हमारे इस कन्वेंशनल सिस्टम का, और एसी से हम हट नहीं सकते। क्योंकि पूरा सिस्टम जनरेशन से यूटिलाइजेशन तक सब का सब एसी है। तो हम इससे डेविएट अगर करेंगे तो हम वो रूल वायलेट कर देंगे, और हम पूरा मैकेनिज्म हमें खुद रखना पड़ेगा। समझ रहे हैं इस बात को मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब ये है कि आपको आपके घर में हर फ्लोर पे एक यस सर। बैटरी रखनी पड़ जाएगी। सारी अप्लायंसेज आपको बैटरी ऑपरेटेड डीसी रखनी पड़ जाएंगी। ओवन हो गया, फ्रिज हो गया, पानी की मोटर हो गई, पंखे हो गए, लाइट्स हो गई, ये सब के सब डीसी का सिस्टम आपको अलग करना पड़ेगा। और उसके लिए फिर उन बैटरीज को चार्ज करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम डीसी ओरिएंटेड अगर हो जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी इसमें। तो लगने के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट है वो एसी होना ज़रूरी है। एसी अगर चीज़ हो जाएगी तो उससे फ़ायदा ये होगा कि एसी सप्लाई होने के नतीजे में हमें परमानेंटली वो सप्लाई मिल रही होगी। तो दो तरह के करंट होते हैं, एसी और डीसी। डीसी करंट अगर किसी कंडक्टर से गुजरता है तो वो स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड होती है, या उसे स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड या डीसी मैग्नेटिक फील्ड अगर आप गुजारें तो वो करंट पैदा नहीं कर सकता। ये बात की थी फैराडे ने कि अगर आप स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड गुजारें या स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड को गुजारें तो उसके नतीजे में आप करंट पैदा नहीं कर सकते। करंट पैदा करने के लिए आपको जो फील्ड इस्तेमाल करनी होगी वो डायनेमिक मैग्नेटिक फील्ड होगी या टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये कॉन्सेप्ट दिया था फैराडे ने। इसको मुकम्मल तरीके से समझ लें। अगर कोई बीच में सवाल है तो मुझसे पूछ लें, मैं आपको गाइड कर दूंगा इस हवाले से। नो सर। सब क्लियर है यहाँ तक? यस सर, अभी तक तो क्लियर है सर, जैसे ही होगा सवाल पूछ लेंगे सर। जी जी, तो मैंने क्या बताया था, रिपीट करें। एसी करंट और डीसी करंट के बारे में ज़रा मुझे बताएं। सर एसी करंट के बारे में आपने बताया था सर कि ना इसके अंदर से सर करंट पैदा नहीं कर सकते, मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड से जब करंट पैदा नहीं हो सकता सर, स्टैटिक इसमें, स्टैटिक या स्टेडी में सर। जी हेलो। जी जी, मैं सुन रहा हूँ। तो सर वो स्टेडी या स्टैटिक भी हो सकता है क्योंकि सर, और सर मतलब ना डीसी करंट सर क्या बोलते हैं, उसका कोई नतीजा नहीं है सर डीसी करंट का। जैसे सर हम एसी करंट से हर चीज पैदा कर सकते हैं, डीसी करंट से करंट पास नहीं हो सकता। एसी करंट से करंट पास नहीं हो सकता? नहीं सर, मतलब कि वो करंट मतलब जनरेट नहीं कर सकती सर। सही, देखें मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आप चीज़ें ना याद नहीं रख पा रहे। मैं बताता हूँ दोबारा। देखें, जो मेरा डीसी करंट होता है उससे जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, देखें ये इस तरह से है कि करंट मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है और मैग्नेटिक फील्ड करंट पैदा करती है। ठीक है, ये इस तरह से है। ये सिंपल तरीका है। लेकिन हमारे जो करंट होते हैं वो दो तरह के होते हैं, और हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी दो तरह की होती है। अगर हम हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड हैं, जो स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड या स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड हैं, तो उनके नतीजे में हम करंट को पैदा नहीं करवा सकते। ठीक है,
डीसी मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारे डीसी करंट से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती हैं उन्हें कहते हैं स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड और स्टडी मैग्नेटिक फील्ड। और इन मैग्नेटिक फील्ड से हम करंट पैदा नहीं करवा सकते। तो अच्छा, सवाल ये क्या मैग्नेटिक फील्ड करंट पैदा करवा सकती है? तो बिल्कुल, मैग्नेटिक फील्ड से करंट पैदा हो सकता है और करंट से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो सकती है, लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं, शराइत हैं इसमें, कि अगर आपकी स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड है या स्टडी मैग्नेटिक फील्ड है तो उससे करंट पैदा नहीं हो सकता। अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड डायनामिक है, जिसका नाम टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसके नतीजे में या उससे आप करंट पैदा करवा सकते हैं। क्या ये बात बिल्कुल समझ आ जाती है मुबीन भाई? यस सर, सर अब आ रही है। ठीक है ना, इस चीज को उसके लफ्जों में याद रखें। आप कह रहे थे कि डीसी करंट से डीसी करंट पैदा या करंट पैदा नहीं हो सकता, तो करंट से करंट पैदा तो ऑब्वियसली वो कोई तुक नहीं बन रहा। हम मैग्नेटिक फील्ड से करंट पैदा करते हैं या करंट से मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं, लेकिन इसमें शरायत अगेन रिपीट कर देता हूँ मैं, ये है कि आप जो करंट पैदा करना चाह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड से, तो स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड और स्टडी मैग्नेटिक फील्ड करंट पैदा नहीं कर सकती। डायनामिक मैग्नेटिक फील्ड या टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड करंट पैदा कर सकती है। ये रूल है जो कि हमें फैराडे ने दिया था। यहाँ तक बात क्लियर है? फिर हम आगे चलते हैं।